Hello student, very good evening to all of you. मैं क्लास 12th एनसीईआरटी केमिस्ट्री के लाइव स्ट्रीम में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी पिछले क्लास में विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाली विधियों को पढ़ रहे थे, उसी को आज हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं। तो कल हम लोग पढ़े थे विलयन की सांद्रता क्या है, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की प्रमुख इकाइयां या विधियां कौन कौन सी हैं। तो पहली विधि हम लोग पढ़े थे विलयन की मोलरता, मोललता, फिर उसके बाद नॉर्मलता, पीपीएम और नॉर्मलता। तो कल की क्लास जो हमारी थी वो नॉर्मलता तक कंप्लीट हुई थी। आज हम लोग जो हमारा टॉपिक है मोल प्रभाज, उसको समझेंगे और इसके बाद फिर इन सभी बिंदुओं पर आधारित जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आपके क्लास 12th के मेन एग्जाम में या हाफ ईयरली में क्रमशः आते हैं, उनको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे और उनको हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सबसे पहले हम जो हमारी कल की ये टॉपिक है मोल प्रभाज, इसको समझेंगे और इसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स पर चलेंगे। तो जिन टॉपिकों को हम लोग समझ चुके हैं उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज की हमारी जो टॉपिक है वो है मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। तो जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि विलयन हमारा दो घटकों या दो अवयवों से मिलकर बना होता है। पहला घटक होता है विलेय, विलेय, और दूसरा घटक जो होता है वो होता है विलायक। तो यहाँ पर हम किसी भी विलयन की अगर बात करें तो दो घटक होते हैं, पहला घटक होता है विलेय और दूसरा विलायक। तो विलेय जिसकी मात्रा कम है उसे हम विलेय कहते हैं, और जिस अवयव की या जिस घटक की मात्रा ज्यादा है उसको हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। जैसे हमने अगर 500 ml जल में 100 ग्राम शक्कर को डिसॉल्व किया है, घोला है, तो यहाँ पर शक्कर की मात्रा पानी की तुलना में कम है, इसलिए हम उसको विलेय कहेंगे और पानी को विलायक कहेंगे। तो विलेय और विलायक दो घटक होते हैं। अब डिफिनीशन क्या कह रही है, अगर हमको किसी भी विलयन का मोल प्रभाज निकालना है तो उसके लिए हमको दो घटकों को ध्यान में रखना है। अब सबसे खास बात इसमें यह है कि हमको दोनों घटकों के जो मोल प्रभाज है वो अलग अलग निकालने होते हैं। क्यों? यहां पर हमारा जो परिभाषा दिया गया है वो लिखा है कि विलयन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। अब इसमें दो घटक हो गए, विलेय और विलायक। तो अगर हम मोल प्रभाज निकाल रहे हैं तो जिसका भी मोल प्रभाज निकालेंगे, जैसे मान लीजिए हम निकाल रहे हैं विलेय के मोल प्रभाज, विलेय के मोल प्रभाज निकाल रहे हैं, तो अगर हम विलेय के मोल प्रभाज निकालेंगे तो हमको ऊपर विलेय के मोलों की संख्या को लिखना है, मतलब उसी घटक के मोलों की संख्या को लिखना है जिसका मोल प्रभाज हम निकाल रहे हैं। सबसे पॉइंट यहाँ पर जो है वो ये है खास कि हमको उस घटक को ऊपर लिखना है जिस घटक का हमको मोल प्रभाज निकालना है। मान लीजिए हम विलेय के मोल प्रभाज निकाल रहे हैं, विलेय को हमने शुरू में बताया था कि हम बी से डिनोट करेंगे और विलायक को ए से डिनोट करेंगे। तो मान लीजिए मोल प्रभाज हम निकाल रहे हैं, मोल प्रभाज को हम एक्स से डिनोट करते हैं। अब एक्स मतलब विलेय का भी मोल प्रभाज मान सकते हैं, विलायक का भी मान सकते हैं। अब अगर हम एक्स के साथ बी लिख रहे हैं तो ये कहलाएगा बच्चों विलेय का मोल प्रभाज, और अगर एक्स के साथ हम ए लिखते हैं तो ये कहलाएगा विलायक का मोल प्रभाज। ये ध्यान देना है।
विलायक का मोल प्रभाज कहलाएगा। अगर हम यहाँ पर XB लिख रहे हैं, उसका मतलब है XB का मतलब है विलेय का मोल प्रभाज, XB मीन्स। और अगर हम XA लिखेंगे तो उसका मतलब होगा विलायक का मोल प्रभाज। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए सूत्र देखते हैं। तो एक बार में क्या लिखा हुआ है कि एक घटक का ही मोल प्रभाज आप निकाल सकते हैं। एक घटक मतलब या तो विलेय का निकाल सकते हैं या विलायक का निकाल सकते हैं। तो दोनों को हमको अलग अलग निकालना है, विलेय का अलग निकालना है और विलायक का अलग निकालना है, तब जाकर के हमको मोल प्रभाज निकालना आएगा। तो अगर हम मोल प्रभाज निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हमको बनना चाहिए उनके मोलों की संख्या को निकालना। पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, मोलों की संख्या को ज्ञात करेंगे। अगर हम विलेय का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, XB लिखेंगे। तो XB बराबर हो जाएगा बच्चों, यहां पर हम देख लेते हैं। अगर हम विलेय का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, XB, तो ऊपर किसके मोलों की संख्या को लिखना है, विलेय के मोलों की संख्या को लिखना है। विलेय के मोलों की संख्या को लिखना है। B यानी विलेय, B यानी क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। तो विलेय के मोलों की संख्या को हमको यहाँ पर लिखना है ऊपर। तो NB क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या को ये कर रहा है ना। तो देख लेते हैं। चलिए, तो हम क्या निकाल रहे हैं, विलेय के मोलों की संख्या से विलेय का मोल प्रभाज। तो क्या लिखेंगे बच्चों, XB बराबर हम ऊपर लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या डिवाइड बाई, अब क्या लिखा हुआ है, विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या। अब विलयन में तो दो घटक होते हैं, एक तो विलेय होता है, दूसरा विलायक होता है। तो यानी दोनों घटकों के मोलों की संख्या हमको यहाँ लिखना है, यानी Na प्लस NB लिखना है। ए मतलब हो गया विलायक, B मतलब हो गया विलेय। और Na मतलब क्या हुआ, विलेय के मोलों की संख्या, और NB मतलब क्या हुआ, विलेय के मोलों की संख्या, और Na मतलब क्या हुआ, विलेय के मोलों की संख्या, और ये हो गया हमारा विलायक के मोलों की संख्या। हिंदी में लिख देते हैं। चलिए, तो ऊपर हम अगर क्या निकाल रहे हैं, विलेय का मोल प्रभाज। यहां पर हम निकाल रहे हैं विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं। तो ऊपर हम किसके मोलों की संख्या लिख रहे हैं, ऊपर हम लिख रहे हैं किसके मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। और नीचे किसको लिख रहे हैं, दोनों, विलायक के मोलों की संख्या प्लस विलेय के मोलों की संख्या। ऊपर किसके लिख रहे हैं, विलेय के मोलों की संख्या को लिख रहे हैं। ये हो गया विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ये हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या। और यहां पर दोनों घटकों के मोलों की संख्या लिखेंगे, मतलब विलायक के मोलों की संख्या और विलेय के मोलों की संख्या, दोनों को ऐड करेंगे। तो विलायक के मोलों की संख्या प्लस विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ध्यान देना है, मोलों की संख्या। अब ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, मोलों की संख्या आपको निकालना है। किस सूत्र से निकालेंगे, मोलों की संख्या निकालने के लिए कल भी हम आपको बताए थे कि हम कैसे निकालेंगे। आपको जो भी द्रव्यमान या भार दिया होगा, जो भी द्रव्यमान दिया होगा बच्चों, अगर मोल निकालना है तो उस द्रव्यमान में उसके मोलर द्रव्यमान को हम क्या करेंगे, भाग देते हैं, यानी उससे डिवाइड करते हैं। N इक्वल टू होता है W/M। तो W क्या हो गया, उसका भार हो गया, और M मतलब हो गया उसका अणुभार, जो भी पदार्थ हमको दिया रहेगा। अगर विलेय का निकालना है तो हम यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं, विलेय के लिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, NB। तो NB बराबर समझ लीजिए W भी आपको लिखना है और M भी लिखना है। अगर Na निकालना है, क्या निकालना है, Na, ऊपर लिखना है आपको WA डिवाइड बाई MA। ये आपको NB और Na इस फार्मूले से निकालना है। अभी हम कुछ न्यूमेरिकल्स में इनको हम यूज करेंगे।
तो यहां पर फार्मूला हमारा जो विलेय का मोल प्रभाज हुआ वो इस प्रकार से निकल के आ रहा है। तो किसका मोल प्रभाज निकल के आ रहा है? विलेय का। विलेय का आ चुका है। चलिए इसी को हम विलायक के टर्म में समझ लेते हैं। अगर हमसे पूछ रहा है विलायक के मोलों की संख्या या विलायक का मोल प्रभाज, तो विलायक का अगर हम मोल प्रभाज निकाल रहे हैं तब क्या करेंगे, यहां पर जो ऊपर हमने लिखा है विलेय के मोलों की संख्या, तो वहां पर क्या लिखेंगे, वहां पर हम लिखेंगे विलायक के मोलों की संख्या, ऊपर लिखेंगे विलायक के मोलों की संख्या, और नीचे तो दोनों को लिखना ही है, नीचे दोनों को ही लिखना है, विलायक के मोलों की संख्या भी लिखना है और विलेय के मोलों की संख्या लिखना है, दोनों को जोड़ना है और उसके बाद भाग दे करके हम किसी भी विलयन में उपस्थित दोनों घटकों का अलग अलग मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे। एक घटक का मोल प्रभाज नहीं निकलेगा, एक बार में एक घटक का मोल प्रभाज अगर हम निकालेंगे तो दूसरे सूत्र से हम दूसरे घटक का मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। एक ही फार्मूले से दोनों घटकों का मोल प्रभाज नहीं निकलेगा। तो चलिए हम इसको समझते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि किसी एक, यहां पर हम थोड़ा सा फार्मूले में सुधार कर सकते हैं। इसको आपको समझना है कि एक घटक का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं आप, एक घटक मतलब विलेय या विलायक का, तो जिस घटक का भी आप निकाल रहे हैं उसी घटक के मोलों की संख्या ऊपर लिखना है, ठीक ना। एक घटक के मोलों की संख्या ही ऊपर लिखना है और नीचे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या लिखना है। कुल मोल मतलब अब विलयन में तो दो घटक होते ही हैं, विलायक और विलेय, तीसरा तो कुछ होगा नहीं, तो दोनों घटकों को जोड़ देना है और दोनों घटकों के मोलों की संख्या को जोड़ करके और आप मोल प्रभाज ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम मोल प्रभाज को ज्ञात कर लेंगे। चलिए तो ये हमारा टॉपिक यहीं से विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की जो प्रमुख विधियां थी वो समाप्त हुई। एक बार हम इनको फार्मूले से पूरी टॉपिकों को फिर से रिवाइज करके और फिर करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। अब सबसे जो जरूरी बात है, कौन कौन से फार्मूले हम विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने में उपयोग करेंगे। तो अगले टॉपिक में हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर हम विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की कोई भी विधि का उपयोग कर रहे हैं तो हम कौन कौन से फार्मूले का यूज करेंगे। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से फार्मूले हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। विलयन की सांद्रता को अगर व्यक्त करना हम चाह रहे हैं तो कौन कौन से फार्मूले का यूज हम करेंगे। तो हेडिंग हम डाल रहे हैं कि विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियों में प्रयुक्त सूत्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब तक आपको ये फार्मूले नहीं याद होंगे तब तक आप कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते। तो चूंकि आज की हमारी क्लास न्यूमेरिकल पर आधारित है, इसलिए हम पहले आपको विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियों में जो सूत्र प्रयुक्त होंगे उन सूत्रों को एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं। जब इन टर्म्स को, जिन पदों को, सांद्रता को व्यक्त करने वाले पदों को हम समझाए थे तो वहां पर हमने एक बार सूत्र को बताया था, पर यहां पर केवल फार्मूले का हम जिक्र करेंगे, केवल सूत्र बताएंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको याद रखना है वो निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। ये आपको बनना चाहिए, किसी भी टर्म में हमको नंबर ऑफ मोल निकालते बनना चाहिए, तभी हम कोई न्यूमेरिकल्स हल कर सकते हैं। तो पहला हमको क्या बनना चाहिए, मोलों की संख्या ज्ञात करते बनना चाहिए, मोलों की संख्या, ये फार्मूला हमको बनना चाहिए बच्चों। मोलों की संख्या निकालते कैसे निकालेंगे, तो मोलों की संख्या को n से डिनोट करते हैं। मोलों की संख्या को किससे डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं। अब n कैसे निकलेगा, तो n बराबर होता है, जब हम मोलों की संख्या निकालेंगे
तो हमको क्या लिखना है बच्चों, ऊपर लिखना है उसका द्रव्यमान या भार, द्रव्यमान, ये आपको सवाल में दिया रहेगा। द्रव्यमान में उसके अणु द्रव्यमान का भाग देना है, द्रव्यमान में उसके अणुभार या आणविक द्रव्यमान का भाग देना है। तो इस प्रकार से हम मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो जितना द्रव्यमान दिया होगा उससे हमको अणुभार का भाग दे करके और उसको हम मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या फार्मूला बना बच्चों, n बराबर हमारा बन जाएगा W/m। W हो गया द्रव्यमान या भार, इसको हम भार भी लिख सकते हैं, वेट भी लिख सकते हैं, और m मतलब अणुभार लिख सकते हैं, यानी मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं, आणविक द्रव्यमान भी कह सकते हैं, अणुभार भी कह सकते हैं। चलिए, तो n तो हम निकाल के सीख लिए। चलिए, दूसरा फार्मूला हमने क्या यूज किया था कल, उसको भी देखते हैं। तो 2 नंबर पर आपको पढ़ाया गया मोलरता। चलिए, मोलरता से रिलेटेड हम सूत्र देखते हैं। मोलरता को क्या कहते हैं, परिभाषा कल हम बताए थे, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, ध्यान दीजिए, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। देखिए मोल आ चुका है यहां, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। इन इंग्लिश क्या कहेंगे, मोलरिटी। तो मोलरिटी में क्या होता है बच्चों, सबसे ऊपर हमको क्या लिखना है, विलेय का भार लिखना है या विलेय का द्रव्यमान लिखना है, WB। फार्मूला हम क्या यूज करेंगे, WB डिवाइड बाई, अब इसको हम बदल लेते हैं डायरेक्ट, मोलों की संख्या है ना, मोलों की संख्या है, तो यहां पर हम बदल के फार्मूला लिख देते हैं डायरेक्ट, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। डायरेक्ट हम n ना निकाल के डायरेक्ट n का ही फार्मूला लिख रहे हैं। तो WB डिवाइड बाई mb कर लेते हैं, mb यानी विलेय का आणविक द्रव्यमान या अणुभार। तो ये तो चेंज हो गया, हमारा n में आ गया, चूंकि हम क्या निकाल रहे हैं, विलेय के मोलों की संख्या निकाल रहे हैं। मोलरता मतलब विलेय के मोलों की संख्या, पर कितने में, 1 लीटर बिलियन में। 1 लीटर बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या हम ज्ञात कर रहे हैं। तो 1 लीटर मतलब बिलियन का आयतन हम लिखेंगे। ध्यान दीजिए यहां पर, तो हम किस में लिखेंगे, अगर बिलियन हमारा लीटर में दिया है, बिलियन हमारा किसमें दिया है, लीटर में दिया हुआ है, तब तो हमको इतना ही फार्मूला यूज करना है जितना फार्मूला आपके सामने है स्क्रीन पर। ध्यान दीजिए कितना यूज करना है, WB विलेय का भार आपको लिखना है, डिवाइड बाई MB लिखना है, उसका अणुभार, और मल्टीप्लाई कितना, वॉल्यूम, उसका जो भी बिलियन का आयतन है वो लिखना है। लेकिन ज्यादातर सवाल में बिलियन का आयतन मिलीलीटर में दिया रहता है, तो आपको मिलीलीटर को में लीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप फार्मूले में थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। क्या करेंगे, यहां पर लीटर को जब मिलीलीटर को लीटर में बदलेंगे तो 1000 का यहां पर आपको भाग देना है, डिवाइड कर देना है। तो ये लीटर मिलीलीटर आपका चेंज हो जाएगा किसमें, लीटर में। चलिए, तो अब यदि ये सूत्र हम कब यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र आपको कब यूज करना है, यहां पर हम लिख दे रहे हैं कब यूज करना है ये वाला फार्मूला। यहां पर कंडीशन क्या है इस फार्मूले की, इस फार्मूले की कंडीशन है यदि बिलियन का द्रव्यमान मिलीलीटर में दिया है, तब लगाना है आपको ये फार्मूला। यदि बिलियन का द्रव्यमान, यदि विलियन का आयतन किसमें दिया हुआ है बच्चों, आयतन दिया है मिलीलीटर में, तब ये फार्मूला यूज करना, मिलीलीटर में। और यदि दिया हुआ है किसमें, लीटर में दिया है, तब आपको 1000 हटा देना है। क्या करना है, यदि दिया हुआ है किसमें, यदि दिया हुआ है बिलियन का आयतन डायरेक्ट लीटर में दिया है, तब आपको ये 1000 उपयोग नहीं करना है, क्योंकि लीटर में तो है ही, मिलीलीटर में होता तब ना आप लीटर में बदलते तो 1000 का भाग देते, तो आपको 1000 का भाग नहीं देना है। ज्यादातर बच्चे यहां पर गलती कर जाते हैं कि सर तो सूत्र ये बताए थे, WB मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई MB मल्टीप्लाई V,
पर यहां पर हमने लीटर लिखा हुआ है। अगर लीटर में दिया रहेगा तब आपको ध्यान दीजिएगा, ये अगर लीटर में दिया है तब आपको यहां यूज नहीं करना है, ये हमने हटा दिया है। लीटर में अगर दिया है तब आपको यूज नहीं करना है। यहां पर 1000 पॉइंट टू रिमेंबर, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, आपको यूज नहीं करना है। अगर लीटर में बिलियन दिया है तब आपको लिखना है WB डिवाइड बाई MB मल्टीप्लाई भी, अगर लीटर में है तो। अगर ये बिलियन का आयतन लीटर में नहीं दिया है, किसमें दिया हुआ है? अगर यहां पर इसको हम लीटर से हटा करके और कर देते हैं मिलीलीटर में, बिलियन का आयतन किसमें दिया है बच्चों? मिलीलीटर में दिया है, तब आपको फिर यहां लिखना है 1000, बिल्कुल आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो बिल्कुल आप ये ट्रिक याद रखें। चलिए, तो मोलरता का ये कॉन्सेप्ट m बराबर हम इस प्रकार निकालेंगे। तो जो भी आंसर आएगा बच्चों, जब न्यूमेरिकल हल करेंगे, वो क्या आएगी? आपको एक यूनिट मिलेगी। जो भी इसका आंसर आएगा वो एक इकाई मिलेगी, सांद्रता को व्यक्त करने की इकाई, यूनिट। तो जो भी आंसर आएगा उसके बाद हमको क्या लिखना है? कैपिटल M लिखना है। आंसर के बाद हमको क्या लिखना है? कैपिटल M। तो कैपिटल M क्या है? मोलरिटी की यूनिट है। चलिए, तो मोलरता कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लिए। अब अगली टॉपिक हम बात करेंगे मोललता। थोड़ा सा अंतर है, अभी हम बात कर रहे थे मोलरता, इंग्लिश में क्या बात कर रहे थे? मोलरिटी की, मोलरिटी। चलिए, तो मोलरिटी तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब मोलरिटी पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। कल हम बताए थे, लेकिन आज फार्मूला बेस्ड बता रहे हैं। और क्यों फार्मूला बेस्ड एक बार रिवाइज कर रहे हैं? क्योंकि कुछ हमको न्यूमेरिकल्स करना है, ताकि हमको न्यूमेरिकल्स करने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। अगर हम फार्मूले पर ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित रूप से हमारा आंसर गलत आएगा। चलिए, तो देखते हैं अगली टॉपिक की ओर। तो अगली टॉपिक हम ले रहे हैं मोललता। मोललता, मोललता, MOLALITY। चलिए, मोलल्टी पर बात कर लेते हैं। थोड़ा सा अंतर है मोलरता और मोललता पर। जो मोलरता होता है बच्चों, वो बिलियन के आयतन पर निर्भर करता है, लेकिन यहां पर जो मोललता है वो बिलियन के आयतन पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि किस पर निर्भर करेगा? विलायक के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। बिलियन पर नहीं, बल्कि विलायक के द्रव्यमान पर। चलिए, सूत्र से देखते हैं क्या फार्मूला बनेगा। तो मोललता को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मोललिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। और मोलरता किस पर? कैपिटल M से डिनोट हो रही थी। और ये किससे डिनोट हो रही है? स्मॉल m से हो रही है। तो अब यहां पर हम स्मॉल m फार्मूला क्या यूज करेंगे? WB इसमें भी रहेगा। जहां डिफरेंस आएगा बच्चों मैं पॉइंट करूंगा। WB दोनों में है, मोलरिटी में भी है और इस मोललिटी में भी है। WB है डिवाइड बाई MB, बिल्कुल दोनों में है। दोनों में अणुभार लिखना है, विलेय का अणुभार लिखना है। अब यहां पर हम लिखेंगे WA, चेंज हो रहा है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर मोलरता में हमने लिखा था भी, यानी विलियन का आयतन, वो भी लीटर में, लेकिन यहां पर हम लिखेंगे WA, और वो भी किस में लिखेंगे? किलोग्राम में। WA लिखेंगे किलोग्राम में लिखेंगे, यानी विलायक का भार लिखना है, विलायक का द्रव्यमान लिखना है किलोग्राम में। पर अगर हमारे सवाल में विलायक का जो भार है वो किलोग्राम में नहीं दिया है, उस कंडीशन में क्या करेंगे? कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि इस ग्राम में अगर दिया है, किलोग्राम में बहुत आसान से आपको बदल लेना है बच्चों। तो पहले तो इसको आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। अगर किलोग्राम में दिया है तब तो आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर ग्राम में दिया है तब क्या करना है? अगर विलायक का जो द्रव्यमान है वो किलोग्राम में नहीं दिया है, किसमें दिया है? किलोग्राम में दिया है तब तो ठीक है, इतने फार्मूला यूज करना है। पर अगर ग्राम में दे दिया
तब क्या करेंगे, ग्राम को बदलना ही पड़ेगा किलोग्राम में। तो किलोग्राम में बदलने के लिए ऊपर 1000 का भाग देना है यहां पर। तो ये आपका ग्राम चेंज हो जाएगा किसमें, किलोग्राम में। तो ग्राम और किलोग्राम पर विशेष ध्यान दीजिएगा सवाल में, कि विलायक हमको ग्राम में अगर दिया है तो ये फार्मूला अगर कब यूज करना है, यदि विलायक ग्राम में दिया है। अगर किलोग्राम में दिया है तब आपको, किलोग्राम में दिया है तो क्या करना है, बस इसको हटा दीजिएगा, हो गया। किलोग्राम में दिया है तो डायरेक्ट आपको ये फार्मूला यूज कर लेना है। तो सभी चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। WB क्या है, विलेय का द्रव्यमान है, वो आपको दिया रहेगा। MB आपको निकालना पड़ेगा बच्चों। कैसे निकालेंगे, आपको सभी एलिमेंट्स के क्या पता होना चाहिए, जो उनके मोलर मास हैं, मोलर मास हैं वो पता होना चाहिए। उसका भी ट्रिक आपको बता देंगे, मोलर मास कैसे याद करना है उसको भी हम क्लियर कर देंगे, कि मोलर मास आपको अगर नहीं याद है तो कैसे याद करेंगे, सभी तत्वों के मोलर मास कैसे, ज्यादातर जो यूज में आते हैं नॉर्मली उनका तो हम आपको करवा ही देंगे जो हमारे सवाल में आएंगे। चलिए, तो ये हमारी मोलरता की टॉपिक यहां से हम समझ सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला टॉपिक हम लोग पढ़े हैं नॉर्मलता। नॉर्मलता, चलिए नॉर्मलता देखते हैं क्या है। इंग्लिश में नॉर्मलिटी, ये हो गई हमारी नॉर्मलता। थोड़ा सा चेंज होगा बच्चों सूत्र में, यहां पर हमको यूज करना है नॉर्मलता में, क्या यूज करना है, इसको हम कैपिटल N से डिनोट करेंगे। मोलरता को हम किससे डिनोट कर रहे थे, स्मॉल m से ना। अब इसको किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल N से। कैपिटल N से डिनोट करना है। कैपिटल N मींस नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। चलिए, तो नॉर्मलिटी कैसे निकालेंगे, ये भी फार्मूले में हमको विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान लिखना है, लेकिन यहां पर ये चेंज हो जाएगा बच्चों। MB जो हम अभी तक यूज कर रहे थे अणु भार या आणविक द्रव्यमान, उसके जगह में हम लिखेंगे विलेय का तुल्यांकी भार। B फॉर विलेय, A फॉर विलायक। तो विलेय का क्या लिखेंगे, तुल्यांकी भार, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तुल्यांकी भार को इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। विलेय का यहां पर हमने EV लिख दिया है। चलिए, मल्टीप्लाई भी लिखना है बच्चों हमको लीटर में। अब यदि लीटर में दिया है तब तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लीटर में नहीं दिया है, मिलीलीटर में दे दिया, फिर ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में मिलीलीटर में दिया रहेगा, तब तो फिर आपको लीटर में बदलने के लिए ऊपर 1000 का डिवाइडेशन करना पड़ेगा, यानी 1000 से भाग देना पड़ेगा, तब जाकर के आपका ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। पर कब 1000 का भाग आपको कब देना है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, जब ये दिया रहेगा किसमें, ये आपका दिया रहेगा किसमें, मिलीलीटर में। लीटर में दिया है तो नहीं देना है, नहीं, गलत हो जाएगा। मिलीलीटर में दिया रहेगा तभी करना है। चलिए, नॉर्मलता में इतने ध्यान रखना। हाँ, एक शब्द आया है बच्चों तुल्यांकी भार, इसको भी समझ लेते हैं। तुल्यांकी भार और अणुभार में थोड़ा सा अंतर है। अणुभार कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए आप NaCl का अणुभार निकाल रहे हैं, NaCl का अणुभार निकाल रहे हैं, तो बहुत सिंपल सा होता है। आप जानते हैं कि Na का एटॉमिक मास कितना होता है, 23 होता है, 23 होता है। Cl का होता है 35.5 होता है। दोनों को ऐड कर देते हैं तो आपका आ जाएगा ये 58.5 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा, क्या आ गया है, MB। ये आ चुका है MB। किसका आ चुका है, NaCl का। नमक का क्या आ गया है, MB। लेकिन अगर EV निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तब क्या करेंगे, इसके लिए हम कई विधियां यूज करते हैं। या तो हम संयोजकता का भाग देते हैं, या तो अम्लीयता का भाग देते हैं, या तो क्षारीयता का भाग देते हैं। चलिए, तो सबसे सरल क्या है, संयोजकता देख लेते हैं। Na की संयोजकता कितनी है, 1। Cl की संयोजकता कितनी है, 1। 1 का भाग दे देना है। तो यहां पर यदि अणुभार में 1 का भाग देंगे तो उतना ही आएगा
तुल्यांकी भार भी कितना आएगा, उतना ही आएगा जितना m भी आया है, लेकिन सब में नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि इसमें आ गया है तो सब में आ जाएगा, सब में नहीं आएगा। चलिए एक एग्जांपल में देखते हैं किस में नहीं आएगा। जैसे आपको H2SO4 दे दिया है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसको अगर हम अणुभार निकालें और तुल्यांकी भार निकालें तो डिफरेंस आएगा। देखिए कैसे, हाइड्रोजन का कितना होता है, एटॉमिक मास 1 होता है, तो कितने हाइड्रोजन है, 2 है, तो 2 × 1 हो गया, प्लस सल्फर का कितना होता है, 32 होता है। ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक मास होता है, 16, और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई तो कितना हो गया, 64 हो गया। अब सबको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 2 में 1 का गुणा करोगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 32, 16 में 4 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 64 आ जाएगा। अब इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 6, 6 2 8, 6 3 9 और 2 11। चलिए 118 आ गया है। तो ये 118 हमारा क्या आ गया है, ये आ चुका है बच्चों MB। MB मीन्स अणुभार आ गया है। अब यदि अणुभार आ गया है 118, अणुभार हमारा आ चुका है 118, तो मिस हो रहा है, चलिए थोड़ा चेक कर लेते हैं। 118 नहीं आएगा, ऐड करते हैं। चलिए 4 2 6 2 8 ये आ गया आपका, और 6 3 9, चलिए 98 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों, 98 आ रहा है। ये क्या गया है, अणुभार आ चुका है, 98 आया है। अब इसको हमको क्या करना है, तुल्यांकी भार अगर निकालना है तो हम जानते हैं कि H2SO4 कैसे टूटता है। देखिए H2SO4 कैसे टूटेगा, H2SO4 को अगर हम आयनित कराएंगे तो ये टूटेगा बच्चों 2H पॉजिटिव प्लस SO4 डाई निगेटिव में, 2H पॉजिटिव SO4 डाई निगेटिव में। तो इसकी जो संयोजकता आ रही है कितनी, 2 आ रही है, तो कितने का डिवाइडेशन होगा, यहाँ पर 2 का हो जाएगा। 98 में हम कितने का भाग देंगे, 2 का दे देंगे, तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 1 बचा 18 हो गया, 2 नमा 18, 49 आ जाएगा, 49 आएगा बच्चों इसका तुल्यांकी भार। अब देखिए चेंज हो रहा है, तो ज्यादातर बच्चे क्या याद कर लेते हैं कि एक ही होता है अणुभार और तुल्यांकी भार, एक बिल्कुल एक नहीं होता है। इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो अणुभार ही लिखा होता, फिर तुल्यांकी भार लिखने की क्या जरूरत है। हाँ, कुछ मॉलिक्यूल्स का, कुछ अणुओं का होता है, सेम होता है, किनका, जिनकी संयोजकता 1 होती है, पर जिनकी संयोजकता 2 होगी 3 होगी उनका नहीं होगा, उनका अणुभार अलग होता है, तुल्यांकी भार अलग होता है। इस चीज को आपको फोकस करना है और इस बात को बिल्कुल याद रखना है, डिफरेंस बिटवीन इक्विवेलेंट वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट। अणुभार और तुल्यांकी भार बिल्कुल अलग चीजें हैं, एक ही चीज नहीं है। इसीलिए मोललता और मोललता में हम अणुभार यूज करते हैं, लेकिन नॉर्मलता में तुल्यांकी भार का उपयोग करते हैं। चलिए, तो नॉर्मलता तो हमारा कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए, नॉर्मलता से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि नॉर्मलता का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए जब न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ में आएगा। चलिए अब अगला देख लेते हैं बच्चों। अगली टॉपिक कल हम बात किए थे नॉर्मलता के बाद पीपीएम की, पीपीएम पार्ट्स प्रति मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। तो नाम से स्पष्ट है, पर मिलियन मतलब होता है प्रति 10 लाख, आप समझिए, प्रति 10 लाख, प्रति 10 लाख इसको हम पढ़ सकते हैं। मिलियन को क्या पढ़ेंगे, 10 लाख, 10 की पावर कितनी होगी, 6 हो जाएगी। प्रति 10 लाख भागों में, अब कितने भाग करना है, पार्ट्स लिखा हुआ है, पार्ट्स मतलब भाग, तो बिलियन को कितने भागों में तोड़ना है, 10 लाख भाग में। और 10 लाख भागों में विलेय के द्रव्यमान को हम कहेंगे पीपीएम। बहुत छोटी इकाई है किसकी, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है पीपीएम। जब विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है तब हम इस इकाई का उपयोग करते हैं, किसका, पीपीएम का।
पार्ट्स पर मिलियन का। चलिए फार्मूला देखते हैं, कल हम बताए थे कैसे निकलेगा पीपीएम। तो ये पीपीएम बराबर हो जाएगा बच्चों, विलेय का द्रव्यमान हम लिखेंगे, विलेय का द्रव्यमान लिख देंगे। चलिए विलेय का द्रव्यमान लिख देंगे और नीचे क्या लिख देंगे, विलयन का द्रव्यमान लिख देंगे, विलयन का द्रव्यमान लिख देंगे। अब ये तो हो गया, ठीक है, डिवाइड हो गया। लेकिन समस्या ये आ रही है कि कितने में, विलयन के द्रव्यमान में विलेय का द्रव्यमान कितना लेना है, 10 लाख भाग में, 10 लाखवें भाग में, विलयन के 10 लाखवें भाग में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को पीपीएम कहते हैं। 10 लाखवें भाग में, बहुत छोटी इकाई है। अब बताइए, विलयन को 10 लाख भाग में टुकड़ा करो, विलयन को कितने में, 10 लाख, 1 के बाद कितने जीरो, 6 जीरो आ रहे हैं, 1 के बाद 6 जीरो हैं, उतने भाग में तोड़ करके और फिर विलेय का द्रव्यमान निकालना है। विलयन के 10 लाखवें भाग में विलेय का द्रव्यमान कहलाता है पीपीएम। ठीक है, तो ये हम पीपीएम इस फार्मूले से निकालेंगे। चलिए, तो ये तो कल की टॉपिक थी। आज की टॉपिक पर बात थोड़ा सा पुनः कर लेते हैं। आज हम पढ़ाए हैं आपको क्या, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन हमने बताया था कि आपका जो मोल फ्रैक्शन है वो कैसे निकलेगा, मोल फ्रैक्शन, विलेय का मोल प्रभाज अलग निकलेगा, विलायक का मोल प्रभाज अलग निकलेगा। विलेय का मोल प्रभाज अलग निकलेगा बच्चों, विलेय का मोल प्रभाज अलग निकलेगा। मोल प्रभाज को किससे डिनोट करते हैं, एक्स से। अब विलेय को किससे, बी से, विलायक को किससे, ए से। बार बार यूज कर रहे हैं, याद रखिएगा। चलिए, तो एक्स बी मान लीजिए आप निकाल रहे हैं, एक्स बी। तो आपको ऊपर किसका मोल लिखना है, किसके मोलों की संख्या, जिसको निकाल रहे हैं आप, विलेय का निकाल रहे हैं ना, तो विलेय के मोलों की संख्या लिख दीजिएगा। चलिए, ऊपर लिखना क्या है, विलेय के मोलों की संख्या लिख देना है। और नीचे किसको लिखना है, नीचे दोनों को लिखना है, विलायक धन विलेय दोनों, क्योंकि विलयन में 2 घटक, तो विलायक के मोलों की संख्या प्लस विलेय के मोलों की संख्या, दोनों को जोड़ देना है। चलिए, यन निकालना तो बता ही दिए, यन कैसे निकलेगा, W बटे एम, भार बटे अणुभार, यन निकाल लीजिएगा। चलिए, तो ये तो हो गया विलेय का। चलो विलायक का अगर पूछता, ज्यादातर बच्चों दोनों पूछेगा, एक ही नहीं पूछता है, विलेय और विलायक दोनों का पूछेगा। जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके पिछले बोर्ड्स पेपर में आ चुके हैं उसमें दोनों का पूछा है, विलेय का भी पूछा है और विलायक का भी पूछा है। तो विलायक का अगर पूछ रहा है और दोनों का, ज्यादातर दोनों का पूछ लेता है, तो विलायक का मोल प्रभाज कैसे निकाल लेंगे, बहुत सरल है, उसी प्रकार निकालना है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस करना है। क्या डिफरेंस करना है, एक्स से निकालना है, एक्स से, एक्स माने मोल प्रभाज, ए माने विलायक का। चलिए, कैसे निकलेगा, जिसका भी निकाल रहे हैं आप, किसका निकाल रहे हैं, ए का निकाल रहे हैं ना, ए माने विलायक का निकाल रहे हैं। तो जब ए का निकाल रहे हैं तो ऊपर विलायक के मोलों की संख्या लिख देना है। अभी हम किसका लिखे थे, विलेय का निकाले थे, तो ऊपर किसके मोलों की संख्या लिखे थे, विलेय के लिखे थे। तो अब विलायक का निकाल रहे हैं तो ऊपर लिखेंगे विलायक के मोलों की संख्या। अब नीचे किसका लिखेंगे, दोनों का लिखना ही है, Na प्लस Nb, ये तो कॉमन रहता है, एक बार आप निकाल लेंगे दोनों में यूज आ जाएगा। चलिए, ये आ जाएगा। अब n कैसे निकालेंगे आपको पता ही है, फिर से एक बार देख लीजिए, Na कैसे निकालेंगे, Na अगर निकालना है तो ऊपर Wa लिखना है, नीचे उसका AMA लिखना है, मतलब आणविक द्रव्यमान निकालना है। अगर Nb निकाल रहे हैं, चलिए ये आप लिख सकते हैं, जहां Na बराबर WA बटे MA, Nb बराबर क्या हो जाएगा, WB बटे MB हो जाएगा, WB यानी विलेय का अणुभार बटे उसका, विलेय का भार बटे उसका अणुभार हो जाएगा, और इसमें विलायक का भार बटे उसका अणुभार हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारे, एक बार जितने फार्मूले हम आज यूज करेंगे उन फार्मूलों को हमने यहां पर आपको रिवाइज करा दिया है, ताकि कोई भी डाउट क्रिएट ना हो, किसी भी सवाल को, किसी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में किसी भी प्रकार का डाउट क्रिएट ना हो। चलिए, कुछ न्यूमेरिकल्स से इन फार्मूलों को हम अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि कैसे सवाल हमारे बोर्ड पेपर में आते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल्स, जो कि किस टॉपिक पर आधारित रहेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता पर आधारित आज न्यूमेरिकल्स कुछ हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए,
देख लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। तो आपके सामने हम पहला न्यूमेरिकल्स लिख रहे हैं बच्चों कि 120 ग्राम NaOH को, पहला जो आपका सवाल है, प्रॉब्लम्स है, वो क्या है? पहला न्यूमेरिकल्स है 120 ग्राम NaOH को 120 ग्राम NaOH को 2 लीटर विलयन में घोला गया है। कितने लीटर में बच्चों? 2 लीटर में। 2 लीटर विलयन में घोला गया है। 2 लीटर विलयन में घोला गया है। 2 लीटर विलयन में घोला गया है। अब क्या पूछ रहा है इस सवाल में? तो इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता ज्ञात कीजिए। ये है हमारे सामने पहला सवाल। किस पर आधारित है? मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। विलयन की मोलरता ज्ञात करना है। अभी हम फार्मूला बताए थे ना, कैपिटल एम निकालना है बच्चों इसमें। तो फार्मूले में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, 2 प्रकार से फार्मूले होते हैं। आपको क्या पॉइंट करना है कि जो विलयन का आयतन दिया है वो लीटर में है कि मिलीलीटर में है। यहीं पर सवाल के गलत होने का चांस बढ़ जाता है। आपको फोकस करना है कि विलयन का आयतन लीटर में है या मिलीलीटर में है। यदि लीटर में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आपको कोई चेंज नहीं करना है। तो क्या फार्मूला आप यूज करेंगे? चलिए देखते हैं फार्मूला क्या निकालना है आपको। इसमें आपको मोलरता ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या होता है मोलरता का? कैपिटल M बराबर WB डिवाइड बाई MB मल्टीप्लाई V। यदि लीटर में है तब तो कोई दिक्कत नहीं, ये फार्मूला आप यूज कर लीजिएगा। ये फार्मूला आप यूज कर लीजिएगा। लीटर में दिया है विलयन का आयतन तब, पर अगर कहीं मिलीलीटर में होता तब ऊपर आपको क्या करना था? 1000 का भाग देना था, पर यहां नहीं देना है, यहां पर सीधा निकल जाएगा। चलिए हल करते हैं। कैसे निकलेगा? यहां पर कैपिटल M इक्वल टू, अब WB हमको दिया हुआ है। WB क्या है? विलेय का भार या द्रव्यमान। कितना दिया हुआ है WB का मान बच्चों? यहां पर 120 ग्राम। कितना दिया है? 120 ग्राम दिया है। WB का मतलब 120 ग्राम विलेय का द्रव्यमान बटे, अब क्या दिया हुआ है? NaOH दिया हुआ है। NaOH दिया है तो NaOH का हम क्या निकाल लेंगे? MB। MB मतलब अणुभार। कैसे निकालेंगे? चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। NaOH, तो Na का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23 होता है। ऑक्सीजन का 16 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है। तीनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों? 40 आ जाएगा। कितना अणुभार आएगा? 40 आ जाएगा। चलिए, तो यहां पर हम MB कितना निकाल लिए हैं? MB बराबर सभी के परमाणु द्रव्यमान को जोड़ लिए हैं। तो क्या निकला? अणुभार निकल गया। NaOH क्या है? एक अणु है, मॉलिक्यूल्स है। चलिए, तो जोड़ के हम 40 यहां लिख देते हैं। चलिए 40 लिख दिए। आगे बढ़ते हैं। अब आयतन हमको बहुत सरल कर दिया है, लीटर में दे दिया है। अगर मिलीलीटर में दिया होता तब तो ऊपर हमको 1000 का भाग देना पड़ता। लीटर मिलीलीटर को किस में बदलने के लिए? लीटर में बदलने के लिए। चलिए, पर नहीं करना है, सीधा 2 लिखना है हमको। क्या दिया है? 2 लीटर। कोई दिक्कत नहीं, 2 लिखिए। ऊपर 1000 का गुणा नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, नहीं गलत हो जाएगा क्योंकि लीटर में दिया है। चलिए, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर हमारा 0 से 0 हमारा ये कैंसिल हो गया। 4 से हमारा ये कितने बार जा रहा है? 3 बार जा रहा है बच्चों। तो ये हमारा जो सॉल्व होके आ रहा है, कितना आ रहा है? यहाँ पर M बराबर 3/2।
कितना आ गया है यहाँ पर 3/2। और इस फ्रैक्शन को अगर हम बदल रहे हैं डेसिमल में, यानी कि प्रभाज्य में है, भिन्न में है, अगर हम दशमलव में बदलेंगे 3 में 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 1.5 आ जाएगा। कितना आएगा 1.5। यूनिट क्या लिखेंगे, कैपिटल एम हम निकाले हैं 1.5। तो ये हमारा आ चुका है कितने मोल प्रति लीटर हैं, 1.5 मोल प्रति लीटर का सॉल्यूशन बन चुका है। तो ये न्यूमेरिकल्स हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा इसको हम चेंज करके आपको बता देते हैं। मान लीजिए आपको ये लीटर में न दिया होता, मिलीलीटर में दिया होता, तब आप क्या करते? चलिए इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अभी हम क्या लिखे हैं यहाँ पर बच्चों हम लिखे हैं, अभी हम इसको लिखे हुए हैं किसमें, लीटर में। किसमें लिखे हैं, लीटर में लिखे हैं। तो लीटर को हम मिलीलीटर में बदल लेते हैं, तो फार्मूला में क्या चेंज आएगा? तो 120 ग्राम NaOH को 500 ml, अब ml में हम कर रहे हैं बिलियन को, 500 ml बिलियन में घोला गया है। तब क्या करेंगे, सूत्र में तो लीटर होना चाहिए, फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, लीटर होना चाहिए। अब लीटर में बदलना पड़ेगा। तो लीटर में बदलने के लिए फार्मूले को ही या तो आप चेंज कर लीजिए, फार्मूले को ही चेंज कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहां पर 1000 को आप लिख सकते हैं। तो ये अगर ml में है तब, लीटर में है तब तो नहीं लिखना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। यहां पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये किस में दिया हुआ है, ml में दिया हुआ है। यदि तब 1000 आप यूज करेंगे, कैसे कर रहे हैं उसको भी समझा देते हैं। देखिए मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 का भाग देते हैं। क्यों देते हैं बच्चों, क्योंकि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। यूनिट कन्वर्जन तो आपको आता होगा, फिजिक्स में भी आप पढ़े होंगे यूनिट कन्वर्जन, मापन और मात्रक, क्लास 11 का जो पहला चैप्टर है उसमें यूनिट कन्वर्जन भी आप जानते होंगे, तो आप चेंज करेंगे। चलिए लीटर को मिलीलीटर को हम लीटर में बदलेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लीटर में बदलने के लिए 1000 का हम भाग दे रहे हैं, तो ये 1000 हमारा कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यही 1000 ऊपर जा रहा है ना, ये 1000 हमारा तीसरे नंबर के बटे में है, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यही 1000 है बच्चों जो ऊपर जा रहा है। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं है, वेरी इजी कैलकुलेशन है, नॉर्मल कैलकुलेशन है। चलिए तो अब इस सवाल को हल करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ml में लिख दिए हैं। तब क्या हो जाएगा, यदि ml में है तब हम क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। अगर ml में दिया है तो क्या कर रहे हैं, चलिए ml का देख लेते हैं। अगर दिया हुआ है ml में तो तब देखिए क्या आंसर आ जाएगा, ml में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। तो m बराबर हमारा आ जाएगा WB, उतना ही है 120 ग्राम, मल्टीप्लाई यहाँ पर देखिए ml में दिया हुआ है तो हम 1000 यहाँ पर लिख लेते हैं, 1000 डिवाइड बाई MB। MB हमारा कितना हुआ है, अभी हमने निकाला था यहाँ पर MB, वही रहेगा MB। कितना, Na का हो गया 23, ऑक्सीजन का हो गया 16 और हाइड्रोजन का हो गया 1, ऐड कर दिए 40 आ गया है, यहाँ पर ये 40 आ गया है बच्चों। चलिए ये हमारा ml में दिया हुआ है कितना, 500। चलिए 500 दिया है, ये 0 से ये 0 हम कैंसिल कर दिए, 1 0 से ये 0 हमारा कैंसिल हो गया। कितना आ चुका है हमारे पास ऊपर बच्चों, 120 आ चुका है, 120 ऊपर आ रहा है। नीचे कितना, 4 × 5 आ रहा है, 4 × 5 आ रहा है, मतलब आ रहा है कितना, 4 5 20, 4 में 5 का हम यहाँ पर गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 5 जा 20 आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पर आ चुका है 120 डिवाइड बाई कितना, 20 आ रहा है। चलिए भाग देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 20 का कितने बार भाग जाएगा, 6 बार जाएगा। चलिए इसका आंसर आ चुका है हमारे पास कितना, 6 आ चुका है, 6 m आ गया है। कितने मोल प्रति लीटर है, 6 मोल पर लीटर आ चुके हैं, 6 मोल पर लीटर आ चुके हैं।
ठीक है, 6 मोल पर लीटर आ चुके हैं। चलिए देख लीजिए इसको, पर कब ml में रहेगा तब। तो ये मोलरता का आपका न्यूमेरिकल्स हुआ। ठीक है, चलिए एक आध नॉर्मलता का कर लेते हैं। नॉर्मलता का सवाल हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मलता में हमारे पास बच्चों न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है। यहाँ पर हम नॉर्मलता का एक सवाल ले लेते हैं। चलिए कौन सा सवाल कर लेते हैं यहाँ पर नॉर्मलता के लिए। हाँ, नॉर्मलता के लिए लिख लेते हैं हम 2 ग्राम NaOH 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है। NaOH विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, 2 ग्राम NaOH सवाल हमारे पास सेकंड आ रहा है। चलिए दूसरे नंबर का सवाल है बच्चों, 2 ग्राम NaOH 2 ग्राम NaOH 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है। कितने में? 500 मिलीलीटर जल में, 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है, घोला गया है। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। नॉर्मलिटी निकालना है, नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। चलिए कितने ग्राम है बच्चों? 2 ग्राम है, ml में दिया हुआ है। पर डिफिनीशन क्या कहती है नॉर्मलता की? 1 लीटर विलयन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, विलयन 1 लीटर में होना चाहिए, ml को फिर लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी नॉर्मलता भी निकलेगी। चलिए फार्मूला देखते हैं क्या कह रहा है। फार्मूला हमारे पास है बच्चों, कैपिटल N बराबर WB विलेय का भार मल्टीप्लाई, अब ml में है तो डायरेक्ट हम चाहे 1000 यहाँ लिख लेते हैं, चेंज हो जाएगा ml में है तो। ठीक है, और क्या लिख लेते हैं? MB EB लिखेंगे, इसमें क्या है? नॉर्मलता है ना, हाँ तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार लिखेंगे, और लीटर में आयतन लिखेंगे। किसमें? लीटर में। चूंकि लीटर में नहीं था बच्चों तो हमने 1000 यहाँ पर पहले से कर दिया है, ml में था ना, तो ml के लिए सूत्र है ना। यदि लीटर में रहेगा तो आपको 1000 हटा देना है। अगर आपको लीटर में दिया हुआ रहेगा तो ये 1000 हटा देना है, उसको हम चेंज करने के लिए लिख दिए। चलिए रखते हैं वैल्यू, तो वैल्यू इनपुट करते हैं। क्या क्या दिया है? WB हमको कितना दे दिया है? 2 ग्राम दे दिया है। N बराबर कितना दिया है? WB का मान कितना है? 2 ग्राम दे दिया है। 2 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई EB निकाल लेते हैं। क्या दिया हुआ? NaOH, Na का कितना होता है? फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स है ना, यानी संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। अगर संयोजकता से आप ज्ञात करेंगे तो 1 होगी, और अगर चूंकि क्षार है NaOH तो क्षारीयता से अगर ज्ञात करेंगे तो कितने OH हैं? 1 OH है, 1 OH रिलीज करेगा, तो जितने OH जो रिलीज करता है वो उसकी क्षारीयता उतनी होती है। तो चाहे क्षारीयता मान लीजिए और चाहे संयोजकता मान लीजिए, दोनों एक आएगी। संयोजकता से आप समझ सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे? EB निकालने के लिए क्या करते हैं? अणुभार में उसकी संयोजकता या क्षारीयता, अम्लीयता जो भी, अगर अम्ल है तो अम्लीयता का भाग देंगे या संयोजकता का, तो संयोजकता भी 1 है, क्षारीयता भी 1 है, तो MB में हम भाग दे देते हैं उसकी बेसिसिटी। चलिए तो बेसिसिटी इसकी जो क्षारीयता 1 आएगी, तो MB में 1 का भाग देंगे। MB कितना आ रहा है बच्चों? Na का होता है 23 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16। हाइड्रोजन का हो जाएगा 1। जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 40 आएगा। 40 में 1 का भाग देना है, उतना ही आएगा। चलिए 40 से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 40 कर लीजिए यहाँ पर। 40 मल्टीप्लाई भी ml में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ml में कितना है? 500 दिया हुआ है, 500 दिया हुआ। चलिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पर कर लीजिए इसका, बहुत सिंपल है। कट जाएंगे जीरो आपकी, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कट जाएंगे, तीनों जीरो कट गए। कितना बच रहा है? देखिए ऊपर 2 बच रहा है, n बराबर ऊपर 2 बच रहा है, नीचे कितना? 4 मल्टीप्लाई 5, तो 4 5 जा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा।
2/20 हो रहा है बच्चों। n कितना आ रहा है? 2/20 आ रहा है, 2/20 आ रहा है। इसका जब भाग देंगे आप तो कितना हो जाएगा? 0.1 आएगा, 0.1 n आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.1 आ जाएगा इसकी नॉर्मलिटी या नॉर्मलता। देख लीजिए जहां कहीं भी दिक्कत हो, थोड़ा सा आपको डाउट इसमें हो सकता है तुल्यांकी भार में। तुल्यांकी भार और अणुभार में थोड़ा सा अंतर है बच्चों। अणुभार में उसकी संयोजकता का आपको भाग देना पड़ेगा, अणुभार निकाल करके संयोजकता का भाग देना पड़ेगा, या उसकी अम्लीयता का भाग देना पड़ेगा, या उसकी क्षारीयता का भाग देना पड़ेगा, तभी आपका तुल्यांकी भार निकल के आएगा। तो ये हमारा सवाल जो था नॉर्मलता पर आधारित था। तो ये न्यूमेरिकल्स हमारा किस पर आधारित था? नॉर्मलता पर। चलिए काकठोर कर लेते हैं। चलिए एक और कर लेते हैं, मोल प्रभाज। चलिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ज्यादातर बच्चे मोल प्रभाज को गलत कर देते हैं और ज्यादातर सवाल भी इसके आते हैं आपके बोर्ड्स पेपर में। तो एक मोल प्रभाज भी आपको सॉल्व करा देते हैं। तो आपका आज की क्लास में इतने रहेगा, बाकी न्यूमेरिकल्स और टॉपिक्स के कल करा देंगे। तो एक सवाल हम मोल प्रभाज से उठा लेते हैं। चलिए मोल प्रभाज से तो सवाल है बच्चों कि 6 ग्राम यूरिया 72 ग्राम पानी में विलेय है, तो यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। आपके सामने जो न्यूमेरिकल्स है सवाल नंबर 3, तो ये हमारा प्रॉब्लम 3 हो गया। चलिए सवाल नंबर 3 जो हमारा है वो हम क्या लिख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर सवाल नंबर 3 में कितने ग्राम यूरिया है बच्चों? 6 ग्राम है, 6 ग्राम यूरिया। यूरिया का सूत्र आपको पता है ना, जिनको पता नहीं है लिख लेंगे, NH2CO NH2, ये है यूरिया जो आप खेतों में यूज करते हैं, वही यूरिया है। तो कितने ग्राम यूरिया है? 6 ग्राम यूरिया है, 72 ग्राम पानी में विलेय है, 72 ग्राम पानी में, 72 ग्राम पानी में विलेय है, 72 ग्राम पानी में विलेय है। तो किसका मोल प्रभाज पूछ रहा है बच्चों? यूरिया का। दोनों का पूछ सकता है, पर इस सवाल में यूरिया का पूछा है, यानी विलेय का पूछा है। तो यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यूरिया का मोल प्रभाज, जिसको आप मोल अंश कहते हैं या मोल फ्रैक्शन कहते हैं, मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो ये रहा सवाल आपके स्क्रीन पर, गौर से देखिए सवाल को, क्या क्या आपको दिया है। पहले कोई भी न्यूमेरिकल बच्चों आप यदि सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। तो आपको दे दिया है 6 ग्राम यूरिया, यानी जिसकी मात्रा कम है वो विलेय है, जिसकी मात्रा ज्यादा है वो विलायक है। तो 6 ग्राम यूरिया है, 72 ग्राम पानी है, तो निश्चित रूप से विलायक कौन होगा? 72 ग्राम वाला। 6 ग्राम वाला क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा। चलिए करते हैं। तो फार्मूला हमने क्या बताया था? यहां पर बच्चों विलेय का पूछा है, विलायक का नहीं पूछा है, पर हम निकाल दोनों कर सकते हैं, दोनों का आप निकाल सकते हैं, पर सवाल में केवल विलेय का पूछा है। तो फार्मूला क्या कहता है? XB इक्वल टू, फार्मूला हमारे पास है बच्चों XB इक्वल टू हमने क्या लिखा था? जिसका आपको निकालना है, विलेय का निकालना है, तो उसके मोलों की संख्या ऊपर लिखना, NB ऊपर लिखना है, ऊपर लिखना है NB, और नीचे दोनों लिखना है, Na प्लस NB, दोनों लिखना है, नीचे दोनों का लिखना है। तो क्या लिखना है? मोलों की संख्या लिखना है, भार नहीं लिख देना। क्या दिया हुआ है? भार दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान बच्चे लिख के लगा देते हैं, पूरा गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यन हम लिख रहे हैं, यन माने मोलों की संख्या लिखना है। तो मोलों की संख्या आपको निकालना है, पहले इसको मोल में बदल लीजिए। फार्मूले को कैसे चेंज करेंगे? XB बराबर, फार्मूले में क्या चेंज हो जाएगा? NB निकालना है बच्चों, ऊपर क्या लिखोगे? WB डिवाइड बाई MB बटे, इसको लिखोगे Na निकालना है, तो WA प्लस MA
प्लस क्या कर देना है, एन बी निकालना है, वही चीज रहेगा डब्ल्यू बी प्लस एम बी लिखना है। चलिए या तो डायरेक्ट इस फार्मूले से आप यूज कर लीजिए, ऐसे लगा लीजिए, या तो अलग निकाल करके और यहाँ पर रख दीजिए, दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं। डायरेक्ट लगाना तो ये फार्मूला आप चेंज कर लीजिए, मोलों की संख्या निकालने के लिए ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया है, ऐसे आप लगा सकते हैं। चलिए रखते हैं मान, तो यहाँ पर हम इसको हम वैल्यू यहाँ पर इनपुट कर रहे हैं। चलिए डब्ल्यू भी कितना दिया हुआ है, 6 ग्राम दिया हुआ है, 6 लिख दीजिए। एम भी क्या दिया है, यूरिया दिया है बच्चों, क्या दिया हुआ है, यूरिया दिया हुआ है। अब यूरिया का क्या निकालना पड़ेगा, आणविक द्रव्यमान यानी मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब देखिए NH2CO NH2, N का कितना होता है, N का हो जाता है बच्चों कितना, 14, कितना होता है, 14 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है, एक हाइड्रोजन के एक, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, प्लस कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना 16, N फिर से आ चुका है वही 14 हो जाएगा। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का एक, तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया। सबको आप जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लीजिएगा, कितना आ जाएगा 60 आएगा। चलिए इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आएगा। तो यहाँ पर निकल के आ चुका है MB, कितना आ चुका है MB 60 आ गया है बच्चों 60। आगे बढ़ते हैं, WA/M निकाल लीजिए। WA किसका है, पानी का भार आपको दिया हुआ है, ग्राम में दिया है, द्रव्यमान दिया हुआ है, यहाँ पर कितना दिया है 72 ग्राम दिया है, कितना दिया है 72 ग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 72, 72 डिवाइड बाई MA। अब MA निकाल लीजिए पानी का आणविक द्रव्यमान, H2O क्या है H2O, एक यश का कितना होता है, एक होता है, तो 2 यश है तो 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 2 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। चलिए 72/18। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लस WB तो आप निकाल ही चुके हैं, 6 है दिया ही है 6, और MB निकाले है ना, MB कितना निकाले हैं, यूरिया कितना 60 निकाले। ठीक है, इसको हल कर लीजिए, इसको हल कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे हल करेंगे, थोड़ा सा इसको हम और छोटी भिन्न में बदल लेते हैं, इसको हम बच्चों और छोटी भिन्न में बदल लेते हैं, तब सॉल्व करने में आसानी होगी। चलिए और छोटी भिन्न में बदल लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। तो XV निकाल रहे हैं ना, विलेय का मोल प्रभाज XV निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 6/60 को हम क्या लिख सकते हैं, भाग दे दीजिए, 1/10 लिख सकते हैं आप। 6/60 को क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं ना। चलिए 1/10 लिख दीजिएगा, चलिए 1/10 लिख दीजिएगा, ठीक है 1/10 लिख दीजिए, डिवाइड बाई, इसको भी कम कर लीजिए, 72/18 है ना, तो कितना हो जाएगा 18 का कितने बार जाएगा 4 बार जाएगा, 18 चौक 72 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 प्लस ये भी 6/60, इसको भी छोटी भिन्न में बदल लीजिएगा, कितना हो जाएगा वही 1/10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। चलिए इसको हल कर देते हैं, इसको हम हल कर लेंगे, ठीक है हल कर लेते हैं बच्चों। कैसे हल करेंगे देख, चलिए देखिए, नीचे के भिन्न पहले सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 10 है ना, तो एलसीएम 10 आ जाएगा, यहाँ पर कितना 1 है, यहाँ 10 है, 10 आ जाएगा। चलिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 में 4 का गुणा हो जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, 40 और 1 41/10 हो जाएगा। ये कितना आ गया XB बराबर हमारा हो जाएगा 1/10, और ये चौथे नंबर के बटे में कितना आ रहा है 40, 1 41/10, 41/10 आ जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे व्युत्क्रम हो जाएगा, तो ये 10 बटे बच्चों 41 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10/41 हो जाएगा, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया XB बराबर हमारा आ जाएगा 1/41, XB बराबर आ जाएगा 1/41, तो ये प्रभाज में आ रहा है 1/41 आ रहा है। और अगर इसको और
डेसिमल में आपको बदलना है तो 1/41 करेंगे तो आपका जो भाग जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0.024। ये फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 0.024। आपको क्या करना है, 1 में 41 का भाग देके देख लेना है, आ जाएगा आंसर आपका ये 0.024। यही है यूरिया का मोल प्रभाज। तो यूरिया का पूछा था तो आप इस प्रकार से इसको निकाल लिए, लेकिन अगर पानी का ही पूछ लिया होता तो थोड़ा सा आप चेंज कर लेते, उसको भी देख लेते हैं। अगर ज्यादातर सवाल में दोनों पूछ लेता है तब क्या करेंगे, चलिए। तो क्या करते बच्चों, आप यहाँ पर यदि आपको पूछा होता कि यूरिया का भी निकालो और पानी का भी निकालो, तो यूरिया का तो आपने निकाल लिया है, यहाँ पर कितना आया है 0.024 आ चुका है। अगर जल का निकालेंगे तब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा उसको देख लेते हैं। चलिए जल का भी आपको निकाल देते हैं, फिर आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। पानी का मोल प्रभाज निकाल देते हैं। सवाल में आपका सिर्फ यूरिया का पूछा है, पर कभी कभी दोनों का पूछ लेता है ना, विलेय का भी और विलायक का भी। तो ये हमने किसका निकाला अभी, विलेय का तो x भी निकाल लिए, कितना 1/41 बराबर 0.024 आया है। चलिए मान लीजिए दोनों का पूछ लिया होता तो x से भी आपको निकालना पड़ता, तो x से बराबर क्या करते Na प्लस NB। अब Na में क्या लिखते आप, ऊपर क्या लिखते WA/Ma लिखते, और नीचे तो वही लिखना था Na प्लस NB लिखना था। चलिए तो Na कितना दिया हुआ है निकाल लेते हैं, Na का मान कितना हो जाएगा WA/Ma बटे यहाँ पर WA/Ma प्लस WB/MB, वही फार्मूला है, थोड़ा सा चेंज हुआ है, ऊपर क्या हो गया है विलायक हो गया, उसमें विलेय था, ये चेंज आपको देख लेना है। ठीक है बच्चों, चलिए कर लीजिए इसको भी। WA/Ma, WA कितना दिया हुआ है 72 ग्राम दिया हुआ है ना, चलिए WA हमारा 72 ग्राम है, तो x से हम निकाल लेते हैं, तो कितना दिया है 72 ग्राम दिया है 72, और Ma क्या होगा पानी है ना H2O, Ma निकाल लीजिए H2O, एक H का कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान 1 होता है ना, तो 2 H है तो 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 16, तो 16 2 18 हो जाएगा। चलिए ये तो सब आप करते ही आए हैं, 18 हो जाएगा। चलिए ये हो गया 18 बटे WA/Ma यही चीज है, WA/Ma यही चीज है 72/18 ही है, 72/18 है प्लस, और ये क्या है विलेय का हो गया WB/MB। WB कितना दिया हुआ है, WB कितना दिया है 6 ग्राम दिया हुआ है, ये आपका 6 ग्राम, और MB कितना होगा NaOH है, NaOH नहीं सॉरी NaOH नहीं, यूरिया दिया हुआ है, यूरिया का कितना निकाले हैं MB यहाँ पर निकाले हुए हैं ना, ये हमने यहाँ पर यूरिया का निकाला है, कितना निकाला है 60 आया था, तो यहाँ पर क्या रख लीजिए 60 रख लेते हैं। चलिए अब इसको हल कर लीजिए, थोड़ा सा छोटी भिन्न में बदल लेते हैं इसको भी, तो हल करने में आसानी हो जाएगी, छोटी भिन्न में बदल लीजिएगा है ना। चलिए छोटी भिन्न में यहाँ पर हम इसको बदल लेंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 72 में 18 का भाग देंगे तो कितना होगा 4 आ जाएगा, तो XA बराबर ऊपर कितना आ गया 4 आ गया है, नीचे वही होगा 72 में 18 का भाग देंगे 4 हो जाएगा, प्लस 6/60 है तो 1/10 यहाँ हो जाएगा, 1/10 होगा। चलिए इसको हल कर लीजिए, नीचे एलसीएम लेकर के इसको यहाँ पर हम हल कर लेंगे, तो Na कितना आ चुका है, Na हमारा 4 आ चुका है, और Na प्लस NB ये आ चुका है कितना XA बराबर Na कितना आया है 4 आ चुका है, Na कितना आ गया है 4 आया है, और NB कितना है 1/10 आया है, एलसीएम ले लीजिए 10 आएगा, 10 चौक 40 हो जाएगा, प्लस 10 से 10 कटेगा 1 होगा वही आएगा, 41/10 आएगा बच्चों, यहाँ पर 41/10 आ जाएगा, 41/10, और ऊपर कितना है 4 है, ऊपर क्या है 4 है, 41/10 नीचे आया, ऊपर जाएगा ये व्युत्क्रम होकर के हो जाएगा, क्या हो जाएगा व्युत्क्रम हो जाएगा, कितना 41/10 है ना, तो ऊपर जाके हो जाएगा 10/41, तो 4 गुणे 10/41 हो जाएगा। चलिए तो कितना आ गया 4 दाम 40/41, कितना आ गया है 40/41 आ गया है, यहाँ पर XA का मान आ चुका है 40/41,
41 है ना। चलिए, अगर इसको आपको फ्रैक्शन में नहीं रखना है, भिन्न में नहीं रखना है, तो इसको आप भाग दे सकते हैं। 40 में 41 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, लगभग आपका 0.9 में आंसर इसका आएगा। आपको करके और कमेंट में लिखना है, ठीक है ना। 40 में किसका भाग देना है, 41 का। तो आपको कमेंट बॉक्स में सबको लिखना है कि 40 में 41 का भाग देंगे तो कितना आंसर है, ठीक ना। तो यही आपका हो जाएगा क्या, विलायक का मोल प्रभाज यानी यक्स ए। तो आज की टॉपिक में हम मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और मोल प्रभाज, इन 4 टॉपिकों के न्यूमेरिकल सॉल्व किए। अब हमारी जो टॉपिक बची है वो पीपीएम शेष है, और कुछ और इनके न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करेंगे हम अगली अपनी क्लास में। साथ ही आप सभी को इन न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड और सारे न्यूमेरिकल्स करना है जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, उनको आपको सॉल्व करना है इस मेथड का उपयोग करके। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगा, और इन सभी न्यूमेरिकल्स जो कि आपको एग्जाम में मार्क्स दिलवाएंगे उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो आज का इस वीडियो को आप सभी लोग लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को बताएं, शेयर करें। चलिए, आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं, फिर इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।